हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 4 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हमारे आसपास वैसे भी बहुत सारे मटेरियल्स हैं। हम देखेंगे कि उनमें से कौन से मेटल्स हैं और कौन से नॉन मेटल्स हैं। साथ ही साथ हम इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। You are familiar with a number of materials like iron, aluminium, copper, etc. यानी बहुत सारे मटेरियल्स के साथ आप फेमिलियर हैं, जैसे कि आयरन, एलुमिनियम, कॉपर, इन सब के बारे में आप जानते हैं। तो कुछ इसी तरह के ऑब्जेक्ट्स जो हैं, जो मटेरियल्स हैं, वो टेबल 4.1 में दिए हैं। हमें इस टेबल को फिल करना है। यानी सबसे पहला ऑब्जेक्ट है जैसे कि आयरन, तो हमें बताना है कि उसका अपीयरेंस कैसा होता है, शाइनी होता है या फिर डल, और हार्डनेस कैसी है, मतलब हार्ड है या फिर नहीं। तो आयरन की अपीयरेंस कैसी होती है, शाइनी अपीयरेंस होती है। और हार्डनेस की बात करें तो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। कोल की बात करें तो कोल जो है उसकी सरफेस होती है डल। कभी भी आपने कोयले को शाइन करते हुए देखा है? ऑफ कोर्स नॉट। कोयले का कलर हमेशा डल ही रहता है और ये ना ही ज़्यादा हार्ड होता है। फिर है सल्फ़र। तो सल्फ़र का भी वही हाल है, ये तो एकदम पाउडरी मास होता है, ये तो बिल्कुल भी हार्ड होता ही नहीं है और इसका अपीयरेंस भी डल है। फिर है एलुमिनियम। तो एलुमिनियम के बर्तन भी आते हैं, आपने देखा होगा, उनका सरफेस जो होता है वो शाइनी होता है और साथ ही साथ ये हार्ड भी होते हैं। कॉपर के भी वेसल्स आते हैं, वो भी शाइनी होते हैं और ये जो है वो भी हार्ड होते हैं। सो कैन यू नेम द मटेरियल्स विच आर मेटल्स। तो आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन से मटेरियल्स जो है वो मेटल्स है। तो सिंपली जिनकी सरफेस शाइनी है और जो हार्ड है वो मेटल्स है, और बचे हुए जो भी हैं वो है हमारे नॉन मेटल्स। तो अब हम इन दोनों को अलग कैसे करें, कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है, कैसे पहचानें। तो इसके लिए दो तरीके हैं। या तो हम उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे उन्हें अलग कर सकते हैं, या फिर उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे उन्हें अलग कर सकते हैं। लश्चर और हार्डनेस, यहाँ पे हमने देखा एक था शाइन यानी कि लश्चर और दूसरा था हार्डनेस। तो अब लश्चर और हार्डनेस दोनों के दोनों क्या होते हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो ये आ जाएगी हमारी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे जो हमने बताया कि वो मेटल है या नॉन मेटल, वो हमने किस बेसिस पे बताया, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। तो सबसे पहले देख लेते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यानी ये जो मेटल और नॉन मेटल होते हैं इनकी क्या क्या फिज़िकल प्रॉपर्टी होती है। क्या आपने कभी ब्लैक स्मिथ यानी लोहार को देखा है, कैसे वो एक आयरन पीस से कोई भी आर्टिकल बनाता है। वो आयरन के टुकड़े को अलग अलग शेप देता है। कैसे शेप देता है, सबसे पहले उसे मारता है और हीट करता है। ये दोनों काम करके वो उसका शेप जो है चेंज करता है, ठीक है। पर क्या ठीक इसी तरह से हम क्या कोल का शेप चेंज कर सकते हैं, कोल को मार मार के उसका शेप चेंज कर सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि कोल को जब हम मारते हैं तो क्या होता है, पाउडरी मास में वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब है एक्टिविटी 4.1। इसके लिए हमें एक छोटी सी आयरन नेल चाहिए, कोल का टुकड़ा चाहिए, एल्यूमिनियम वायर चाहिए और पेंसिल लीड चाहिए। इस पे बताया गया है कि सबसे पहले जो आयरन नेल है उसे हैमर से बीट कीजिए, हार्डली आप उसे बिट कीजिए, ठीक है। हिट हार्ड दी एल्यूमिनियम वायर ऑल्सो, एल्यूमिनियम वायर को भी ऐसे ही कीजिए। और इसी तरह का ट्रीटमेंट जो है कोल पीस और पेंसिल लीड के साथ भी कीजिए। और अपने ऑब्जर्वेशंस को लिखिए कि जो आयरन नेल है वो फ्लैटन हो गया या फिर टुकड़ों में टूट गया। तो आप देखोगे कि आयरन नेल को जब भी बीट करोगे तो वो फ्लैट हो जाएगा। कोल पीस जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो जाएगा। वहीं एल्यूमिनियम वायर जो है वो भी फ्लैटन हो जाएगा और जो पेंसिल लीड है वो पीसेस में टूट जाएगा, ओके। You saw that the shape of the iron nail and the aluminium wire changed on beating. आपने देखा कि जैसे ही आयरन नेल और एल्यूमिनियम वायर को पीटा गया, उसको बीट किया गया, तो क्या हुआ, उसका जो शेप है वो बदल गया। और अगर इनको बहुत देर तक बहुत ज़ोर से बीट किया जाए तो ये शीट्स में कन्वर्ट हो सकता है। आपने देखा है कि जो मिठाइयों को डेकोरेट करने के लिए सिल्वर फॉइल यूज़ किया जाता है, या फिर खाने को रैप करने के लिए एल्यूमिनियम फॉइल यूज़ किया जाता है। तो एल्यूमिनियम और सिल्वर क्या है, मेटल्स हैं, इनको बीट कर कर के शीट्स में कन्वर्ट किया गया है।
तो यही जो मेटल्स होते हैं उनके पास एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम उन्हें बीट करें तो वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है मैलिएबिलिटी, और ये मेटल की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। पर जो कोल या पेंसिल होते हैं वो तो ये प्रॉपर्टी को शो नहीं करते, इसका मतलब वो मेटल्स नहीं हैं। तो अब हमने मैलिएबिलिटी पढ़ लिया, आगे देखते हैं। कैन यू होल्ड अ हॉट मेटालिक पैन विच इज़ विथआउट अ प्लास्टिक और अ वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हर्ट? कैसा हो सकता है कि आप एक गर्म पैन पकड़ लो जिसमें प्लास्टिक या वुड का हैंडल ना हो और आपको चोट ना लगे? सिंपल सी बात है, हमें तो चोट लगेगी ही, हम हॉट होंगे ही, क्योंकि अगर हमने हॉट टच किया तो उससे हमारा हाथ भी जल जाएगा। पर नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पर प्लास्टिक हैंडल लगे होते हैं। प्लास्टिक हैंडल क्या करते हैं? वो हमें हर्ट होने से प्रोटेक्ट करते हैं। इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये जो वुड और प्लास्टिक है ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर है। आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रीशियन जो है वो स्क्रू ड्राइवर यूज़ करता है, तो किस तरह का हैंडल होता है उसका? तो उसका हैंडल प्लास्टिक का होता है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है, तो अगर वो उससे टेस्ट कर रहा है तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, इसीलिए जो कवरिंग है वो प्लास्टिक की बनाई गई है। फिर है एक्टिविटी 4.2, रिकॉल हाउ टू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो क्लास 6th और 7th में हमने पढ़ा था कि किस तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया जाता है और टेस्ट किया जाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहा है या फिर नहीं। तो कुछ इस तरह से करते हैं, वायर्स के बीच में हम उस ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, और अगर हमारी लाइट जल रही है इसका मतलब वो कंडक्टर है, और नहीं जल रही है इसका मतलब वो कंडक्टर नहीं है। तो आपको बताना है कि इन सब में से कौन सा गुड कंडक्टर है और कौन सा पुअर कंडक्टर है। तो आप देखोगे कि जो आयरन नेल होता है वो गुड कंडक्टर होता है, सल्फर इज़ अ पुअर कंडक्टर, कोल पीस इज़ ऑल्सो अ पुअर कंडक्टर, एंड कॉपर वायर इज़ अ गुड कंडक्टर। यू ऑब्जर्व दैट आयरन रॉड, नेल एंड कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर्स, यानी ये जो है वो अच्छे कंडक्टर्स हैं, जबकि जो हमारा सल्फर पीस है और कोल पीस है वो पुअर कंडक्टर्स है। सो पहेली इज टेलिंग समथिंग। द मीनिंग ऑफ रिकॉलिंग आवर एक्सपीरियंस and then of this activity was to show that metals are good conductors of heat and electricity। यानी हमारे एक्सपीरियंस को रिकॉल करने के लिए जो बोला गया, इस एक्टिविटी को करने के लिए जो बोला गया, ये हमें इसीलिए बताया गया, ये बताने के लिए कि जो मेटल्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं, जिसके बारे में हमने क्लास 6 में पढ़ा है। ठीक है, क्या आपने कभी एल्यूमिनियम और कॉपर की वायर्स देखी है? ऑफ कोर्स आपके घरों में देखी होगी, पर क्या आपने कभी कोल की वायर देखी है? ऑफ कोर्स नॉट। तो ये प्रॉपर्टी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ मेटल्स में होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी हमने? मैलिएबिलिटी, जिसमें हम बीट कर करके उसको शीट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसी मेटल्स को बीट कर करके अगर वायर में कन्वर्ट किया जाए तो जो प्रॉपर्टी होती है उसे कहा जाता है डक्टिलिटी। मैलिएबिलिटी मतलब शीट्स और डक्टिलिटी मतलब मेकिंग ऑफ वायर। ठीक है, क्या आपने देखा है कि जब भी आप कोई आयरन प्लेट, मेटल कॉइन या फिर कोल का पीस जो अगर आप साउंड उसको ड्रॉप करते हो ज़मीन पे तो साउंड में क्या आपने कभी डिफरेंस देखा है? आपने कभी देखा है मंदिर में आप जाते हो तो जो बेल होती है कभी आपने वुडन की देखी है? ऑफ कोर्स नॉट। वो जो बेल्स होती हैं वो हमेशा किसकी होती हैं? मेटल की। क्यों? क्योंकि मेटल की जो चीज़ें होती हैं उनको हम कभी भी अगर ज़ोर से स्ट्रक करते हैं किसी भी सरफेस से तो उससे क्या होता है, इस एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये एक तरह की प्रॉपर्टी है उसकी। अगर हमने उसको किसी भी सरफेस पे स्ट्रक किया, ज़ोर से हिट किया, तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा। आपको बोला गया है कि आप 2 बॉक्स लीजिए जो दिखने में एकदम सेम हो, पर एक जो हो वो वुड से बना हो और दूसरा मेटल से। कैन यू टेल विच बॉक्स इज़ मेड ऑफ मेटल बाई स्ट्राइकिंग बोथ द बॉक्स? तो बताइए, मतलब दोनों को स्ट्राइक कीजिए किसी सरफेस से और फिर बताइए कि कौन सा मेटल से बना है। सिंपल सी बात है, जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा वो किससे बना है? मेटल से। तो अब हमें पता चल गया कि जो भी मेटल्स होते हैं वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं और इसी वजह से उन्हें सोनोरस कहा जाता है, और जो मेटल्स नहीं होते हैं उन्हें नॉन सोनोरस कहा जाता है।
अब इन सारी एक्टिविटी को हम करके हमें पता चल गया कि कुछ मटेरियल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, लस्ट्रस यानी कि शाइनी होते हैं, मेलिएबल यानी हम उन्हें शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, डक्टाइल यानी कि वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, सोनोरस यानी किसी सरफेस से स्ट्रक करो तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं। और मटेरियल जिनके पास ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन्हें मेटल कहा जाता है, जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब। और इन कॉन्ट्रास्ट कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं और अपीयरेंस उनका डल होता है, जैसे कि कोल और सल्फेस, और अगर हमने हैमर से बीट करें तो फिर वो पाउडरी मास में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ना ही उनको प्रोड्यूस करने पे रिंगिंग साउंड आती है और ना ही वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। तो ऐसे जो मटेरियल्स होते हैं उन्हें कहा जाता है नॉन मेटल्स। इसके एग्जाम्पल है सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। ठीक है। अब यहाँ पे हमें कुछ एक्सेप्शंस दिए हैं। कभी भी ऐसा होता है कि फैमिली में सब सेम हो, हमारी जो उंगलियाँ होती हैं वो भी अलग अलग है, तो ठीक तरह से ये जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं इनमें भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। हमने पढ़े थे कि मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, पर दो मेटल्स हैं सोडियम और पोटेशियम, जो कि बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, और जैसे हम साबुन को चाकू से काट सकते हैं ठीक उसी तरह से सोडियम और पोटेशियम को भी हम चाकू से काट सकते हैं। हमने ये भी पढ़ा था कि मेटल रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, पर मरकरी इकलौता ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं। नाउ लेट्स स्टडी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज सारी पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, यानी किस तरह से ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे। आपको रस्टिंग के बारे में तो पता ही है, आपने पढ़ा है क्लास 7th में किस तरह से आयरन जो है वो रस्ट होता है। आपने क्लास 7th में एक और एक्टिविटी की थी जिसमें आपने मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न किया था। आपको पता है कि दोनों जो एक्टिविटीज़ हैं, यानी रस्ट वाली एक्टिविटी और ये मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग वाली एक्टिविटी, दोनों में ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे हमें रिएक्शंस दिए हैं, हमें कंप्लीट करना है। सबसे पहला है आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, तो इसमें क्या होता है, रस्ट का फॉर्मेशन होता है और आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। फिर है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो इससे मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है। फिर है एक्सरसाइज 4.3, लेट अस चेक द नेचर ऑफ रस्ट फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन आयरन, ऑक्सीजन, वाटर। तो अब हम रस्ट के बारे में पढ़ते हैं। रस्ट कैसे होता है, आयरन, ऑक्सीजन और वाटर के बीच में जो रिएक्शन होता है उसका रिजल्ट होता है रस्ट। आप 1 चम्मच रस्ट कलेक्ट कीजिए और उसे थोड़े से वाटर में डिज़ोल्व कीजिए। आप देखेंगे कि जो रस्ट है वो वाटर में सस्पेंडेड रहेगा। फिर भी मतलब सोल्यूशन तो बनने से रहा, सस्पेंडेड रहेगा, फिर भी वो जो सस्पेंशन बना है उसको अच्छे से शेक कीजिए। फिर रेड और ब्लू लिटमस पेपर से चेक कीजिए और बताइए कि ये जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। नाउ पहेली इज टेलिंग समथिंग, क्या कॉपर भी रस्ट होता है। उसने देखा कि जो कॉपर वेसल्स होते हैं उनके ऊपर ग्रीनिश डिपॉजिट होता है, तो क्या कॉपर भी रस्ट होता है, देखते हैं। सो व्हेन अ कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग, इट अक्वायर्स अ डल ग्रीन कोटिंग, यानी बहुत देर तक अगर हम इसे खुले में छोड़ देते हैं तो इस पर एक डल सी ग्रीन कोटिंग आ जाती है। अब ये ग्रीन मटेरियल है क्या, तो ये जो ग्रीन मटेरियल है वो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिक्सचर है। कुछ इस तरह का इसका रिएक्शन होता है, 2CO प्लस H2O प्लस CO2 प्लस O2। तो अब ये जो H2O है यानी वाटर, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इन तीनों कहाँ से मिलते हैं, मॉइस्ट एयर से। यानी जब हम कॉपर को मॉइस्ट एयर में रखते हैं तो उससे बनते हैं हमारे CuOH2 यानी कि कॉपर हाइड्रोक्साइड और CuCO3 यानी कॉपर कार्बोनेट। ओके, आगे देखते हैं। नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन, यानी मैग्नीशियम रिबन को जलाने वाली जो एक्टिविटी थी उसको याद कीजिए। उसमें जो हमें ऐश मिला था उसमें उसको हमने पानी में डिज़ोल्व किया था और फिर उसका नेचर टेस्ट किया था कि वो एसिडिक है या फिर बेसिक। तो अब हमें बताना है कि वो सोल्यूशन जो है वो एसिडिक है या बेसिक।
तो जब आप ट्राई करोगे लिटमस पेपर से, आप देखोगे कि जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब जो ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड है, ये इसका नेचर क्या है, बेसिक। और आम तौर पे जितनी भी मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं उन सब का नेचर क्या होता है, बेसिक। अब हमने देख लिया कि मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और मेटल ऑक्साइड बनाते हैं जिसका नेचर क्या होता है, बेसिक। अब हम देखेंगे कि ये जो नॉन मेटल्स हैं ये ऑक्सीजन के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें एक एक्टिविटी दी है। आप थोड़ा सा पाउडर्ड सल्फर लीजिए एक स्पून में और इसे हीट कीजिए, ठीक है। और स्पून का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है, देख लीजिए। यहाँ पे जैसा स्पून है कुछ इसी तरह के स्ट्रक्चर का स्पून जो है वो आपको यूज़ करना है, ठीक है। इसमें आपको सल्फ़र डालना है, उसे हीट करना है, ठीक है। हीट करने के बाद उसे इसमें डालना है और गैस जो प्रोड्यूस हो रही है उसे उसी के अंदर रखना है, ओके। फिर यहाँ पे आपको टेबल दिया है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड एसिड एंड बेस, यानी जो एसिड और बेस होते हैं क्या इनमें भी कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बेस का नाम दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें एक मेटल होता है जिसका नाम है कैल्शियम। ठीक उसी तरह से एसिड का नाम दिया है सल्फ्रिक एसिड और इसमें एक नॉन मेटल होता है जो कि है सल्फर। The name of the product formed in the reaction of sulfur and oxygen is sulfur dioxide gas। यानी अभी जो एक्टिविटी की तो इसमें जो हमारा गैस प्रोड्यूस हो रहा है ये सल्फ़र और ऑक्सीजन के बीच जो रिएक्शन है उसकी वजह से फॉर्म हो रहा है और इसको क्या कहते हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस। और जब सल्फ़र डाइऑक्साइड को वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो सल्फरस एसिड का फॉर्मेशन होता है। कुछ इस तरह से रिएक्शन को लिखा जा सकता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड प्लस वाटर इनटू सल्फरस एसिड। और सल्फरस एसिड पे जब हम लिटमस टेस्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हम कह सकते हैं कि जो नॉन मेटल की ऑक्साइड्स होते हैं इनका नेचर एसिडिक होता है, ठीक है। रिकॉल द नेम ऑफ सम ऑफ द लेबोरेटरी एसिड्स एंड बेसिस यू हैव रीड इन क्लास 7। यानी क्लास 7 में जो एसिड और बेसिस के बारे में पढ़ा था उसको उस टेबल में लिखिए और बताइए कि उसमें कौन कौन सा मेटल और नॉन मेटल प्रेजेंट है। एसिड हुआ तो जनरली उसमें क्या प्रेजेंट होता है, नॉन मेटल। और अगर बेस है तो उसमें प्रेजेंट है मेटल, ठीक है। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है और उसमें सोडियम प्रेजेंट है जो कि एक मेटल है। अब हमने देख लिया ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो एक मेटल के बारे में हमें बताया गया है सोडियम मेटल, जिसकी मैं अभी बात कर रही थी। तो ये जो है बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है और ये ऑक्सीजन और वाटर के साथ वाइगोरसली रिएक्ट करता है। और जब ये रिएक्ट करता है तो इसमें बहुत सारी हीट जनरेट होती है। इसी वजह से इसे किस में स्टोर किया जाता है, केरोसिन में, क्योंकि खुले में छोड़ नहीं सकते। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, पानी में रख नहीं सकते, वाटर के साथ भी रिएक्ट करता है। इसी वजह से इसे किस में रखा जाता है, केरोसिन में। फिर यहाँ पे हमें दिया है एक्टिविटी 4.5। 250 मिलीलीटर का आपको बीकर या ग्लास टम्बलर रखना है, आधा उसमें पानी भरना है। फिर सोडियम मेटल का एक छोटा सा पीस काटना है, उसे फिल्टर पेपर की मदद से सुखाना है और इसे कॉटन के छोटे से पीस में रैप करना है। अब ये जो सोडियम पीस है इसे कॉटन में रैप रखिए इनटू द बीकर। फिर ध्यान से उसे अब्जॉर्व कीजिए और जब रिएक्शन रुकता है तो बीकर को टच कीजिए। आप देखेंगे कि बीकर जो है वो बहुत ही ज़्यादा हॉट हो जाएगा। फिर ये जो सोल्यूशन बना है इसको रेड और ब्लू लिटमस पेपर के साथ टेस्ट कीजिए और बताइए कि जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है या फिर बेसिक। सो यू ऑब्जर्व दैट सोडियम रिएक्ट्स वाइगोरसली विथ वाटर। अभी हमने देखा कि सोडियम जो है वो वाटर के साथ बहुत ही वाइगरसली रिएक्ट करता है, पर कुछ दूसरे मेटल्स जो होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। ऐसे रिएक्ट ही नहीं करते, बहुत ही स्लोली रिएक्ट करते हैं या फिर नहीं करते। जैसे आयरन की बात कर ले, आयरन से क्या बनता है, रस्ट हो जाता है, पर ये जो प्रोसेस होती है बहुत धीरे धीरे होती है। इसकी तरह नहीं कि तुरंत ही वाइगोरसली रिएक्ट करने लगी। आमतौर पे जो नॉन मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते, पर एयर में वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और ऐसे नॉन मेटल्स को वाटर में स्टोर किया जाता है। जैसे कि एक तरह का नॉन मेटल के बारे में बताया गया है फॉस्फोरस। तो ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल है। अगर इसे एयर में छोड़ दो तो इसमें आग लग जाती है। और फॉस्फोरस जो है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए, इसी वजह से उसे वाटर में स्टोर किया जाता है।
हमने वाटर के साथ भी रिएक्शन पढ़ लिया। तो अब हम देखते हैं कि मेटल और नॉन मेटल एसिड के साथ किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं। तो इसके लिए भी हमें एक एक्टिविटी दी है, पर इस एक्टिविटी में आपको ध्यान रखना है कि आपको टेस्ट ट्यूब से अपना फेस जो है उसे दूर रखना है, ठीक है। और इसके लिए आप टेस्ट ट्यूब होल्डर का यूज़ कर सकते हैं टेस्ट ट्यूब को होल्ड करने के लिए। टेबल 4.5 में 5 मेटल्स और नॉन मेटल्स दिए हैं, जैसे मैग्नीशियम रिबन, एल्यूमिनियम फॉयल, आयरन फिलिंग्स, कॉपर वायर, कारकोल पाउडर और सल्फ़र पाउडर। इन सब को कलेक्ट कीजिए, अलग अलग सैम्पल्स इनके कलेक्ट कीजिए और उन्हें ABCDE और F लेबल कर दीजिए। अब विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर, यानी एक ड्रॉपर की मदद से सबसे पहले एक एक करके सब में 5 मिलीलीटर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालिए और जो रिएक्शन हो रहा है उसे ध्यान से देखिए। और अगर कोल्ड सोल्यूशन में कोई भी रिएक्शन नहीं होता तो टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा वार्म कर दीजिए। उसके बाद उसके पास में एक बर्निंग मैच स्टिक लाइए हर एक टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास। यही एक्टिविटी आपको डाइल्यूट सल्फ्रिक एसिड के बजाय डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिपीट करनी है और अपने जो भी ऑब्जर्वेशंस है उसे टेबल 4.5 में रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले कि रूम टेम्परेचर पे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या रिएक्शन था, वार्म किया तो क्या रिएक्शन था, सल्फ्रिक एसिड को रूम टेम्परेचर पे क्या था, वार्म पे क्या था। इस तरह के आपको सब भरने हैं, ठीक है। इज देयर अ डिफरेंस इन द वे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड, यानी ये जो मेटल और नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्ट हुए हैं क्या इनके तरीके में कोई अंतर है। तो आप देखोगे कि जब भी आप मैच स्टिक उसके पास ला रहे हो तो मैच स्टिक तो जलने लगे, बर्निंग मैच स्टिक आएगा, तो जब मैच स्टिक बर्न करेगा तो आपको कुछ पॉप साउंड आएगी। तो ये पॉप साउंड क्यों आ रही है देखते हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो आमतौर पे एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, पर ये जो मेटल्स हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। और ये हाइड्रोजन गैस जो है वही जब जलता है मैचस्टिक के पास लाने की वजह से तभी पॉप साउंड का फॉर्मेशन होता है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपने देखा होगा कि कॉपर जो है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, भले ही हम उसे हीट भी कर लें, पर ये सिर्फ और सिर्फ सल्फ्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। तो इस तरह के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। फिर है रिएक्शन विथ बेस, यानी ये जो मेटल और नॉन मेटल है वो बेसिस के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं। प्रिपेयर अ फ्रेश सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का फ्रेश सोल्यूशन बनाइए, उसमें एक पीस एल्यूमिनियम फॉयल डालिए और उसके पास लाके एक मैचस्टिक जो है जलाइए और जो भी आपके ऑब्जर्वेशंस हैं उन्हें ध्यान से देखिए। तो आप देखोगे कि फिर से पॉप साउंड आ रही है। पॉप साउंड का मतलब क्या, पॉप साउंड का मतलब प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस उसमें रिलीज हुई है। तो मेटल जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं। पर जो नॉन मेटल्स बेसिस का साथ रिएक्ट करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और अभी आपके सिलेबस में नहीं है। तो आप सिर्फ और सिर्फ मेटल्स के बारे में पढ़िए कि वो कैसे बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। फिर है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है, किसी को उसकी जगह से हटा देना। Recall the activity of reaction between copper sulfate and iron that you performed in class 7. क्लास 7 में आपने ये एक्टिविटी की थी इन दोनों के साथ। तो कुछ इसी तरह के और रिएक्शंस लिखिए। इसके लिए हमें एक एक्टिविटी दी है, 5 हमें 100 मिलीलीटर्स के बीकर्स लेने हैं, ABCDE उन्हें नाम कर देना है। 50 मिलीलीटर वाटर जो है आपको हर एक बीकर में लेना है। Dissolve in each beaker a teaspoonful of each substance as indicated in figure 4.6a. फिगर 4.6a में जो जो बताया गया है वो हर एक उसमें डिज़ोल्व करना है और थोड़ी टाइम तक अनडिस्टर्ब छोड़ देना और अपनी जो भी ऑब्जर्वेशंस है वो लिखनी है, ठीक है। तो बीकर ए जो है उसमें सोल्यूशन किसका रहेगा, कॉपर सल्फेट का, और उसमें हम जिंक ग्रैनुल्स डालेंगे। बीकर बी में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होगा और उसमें हम आयरन नेट डालेंगे। बीकर सी में जिंक सल्फेट का सोल्यूशन होगा और हम उसमें कॉपर टर्निंग्स डालेंगे। बीकर डी में आयरन सल्फेट का सोल्यूशन होगा और हम उसमें कॉपर टर्निंग्स डालेंगे। बीकर ई में जिंक सल्फेट का सोल्यूशन होगा और हम उसमें आयरन नेल डालेंगे, ठीक है। वॉट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व इन द वेरियस बीकर्स, तो अब अलग अलग बीकर में क्या क्या चेंज हुए हैं वो बताइए।
सो आपने ये तो पढ़ लिया है कि एक मेटल जो है वो दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर देता है उसके एक्वस सोल्यूशन से। जैसे बीकर ए में क्या है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, उसमें आप जिंक ग्रैनुल्स डाल रहे हो, तो वो जो जिंक है वो कॉपर को डिस्प्लेस करेगा कॉपर सल्फेट से और जिंक सल्फेट बनाएगा। इसीलिए कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा और पाउडरी रेड मास, यानी जो बीकर का बॉटम है उस पर कुछ पाउडर टाइप का रेड मास जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा। कुछ इस तरह से हम रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक इंटू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, यू कैन राइट डाउन द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन बीकर बी इन अ सिमिलर बी, यानी बीकर बी में जो रिएक्शन हो रहा है उसको भी ठीक उसी प्रकार से आप लिख सकते हैं। सो पहेली सेइंग मुझे ये तो समझ आ गया कि बीकर ए और बीकर बी जो है उसमें रिएक्शंस क्यों हो रहे हैं, पर वो फिर भी कंफ्यूज है कि बीकर सी, बीकर डी और बीकर ई में कोई भी चेंज क्यों नहीं आ रहा है। सो देयर कुड बी हैव बीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ जिंक बाय कॉपर इन बीकर सी, यानी अब जब ए और बी में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो सी में भी जिंक को कॉपर को डिस्प्लेस कर कॉपर जो है उसे जिंक को डिस्प्लेस करना चाहिए, तो पर ऐसा हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है देखते हैं। सिंस वी डू नॉट सी एनी चेंज इन बीकर सी, बीकर सी में हमें कोई भी चेंज नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कॉपर जो है वो जिंक को जिंक सल्फेट से सेपरेट नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? जिंक ने जब कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया तो फिर ये कॉपर क्यों नहीं कर पा रहा है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि साइंस जो है वो कोई खेल नहीं है, ठीक है। ऐसे ही नहीं कि उसने रिएक्ट कर दिया तो उसने वो भी रिएक्ट करेगा। इसमें डेफिनेट रूल्स होते हैं जो कि बेस्ड ऑन फैक्ट्स होते हैं, यानी फैक्ट्स पे बेस्ड होते हैं। यहाँ पे क्या रूल है, तो जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड आयरन, यानी जिंक जो होता है वो कॉपर और आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसी वजह से वो उन्हें डिस्प्लेस कर रहा है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमेशा यही होता है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो कम रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर देता है, पर जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो मोर रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस नहीं कर सकता। अब आप समझ सकते हैं कि बीकर डी और ई में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं। तो अब आप बता सकते हैं कि आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ बतानी है कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है या फिर कॉपर। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक, उसके बाद आयरन और सबसे लेस रिएक्टिव जो है दैट इज़ कॉपर। नाउ लेट्स सी यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी इनके क्या क्या यूज़ हैं। आपको ये तो पता चल गया कि मेटल को क्यों यूज़ किया जाता है, मशीनरी बनाने के लिए, ऑटोमोबाइल्स में क्यों यूज़ किया जाता है, एरोप्लेन में क्यों यूज़ किया जाता है, ट्रेन में क्यों यूज़ किया जाता है, सैटेलाइट में क्यों यूज़ किया जाता है, कुकिंग यूटेंसिल्स के रूप में क्यों यूज़ किया जाता है, वाटर बॉयलर्स के रूप में क्यों यूज़ किया जाता है। पर आपने नॉन मेटल्स जो है उसके यूजेस से आप पहले से फेमिलियर हो। जैसे यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, नॉन मेटल इज़ एसेंशियल फॉर आवर लाइफ, यानी हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यही सारे लिविंग बींग्स इनहेल करते हैं ड्यूरिंग ब्रीदिंग। सो ये कौन सा नॉन मेटल है? सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन है। फिर है नॉन मेटल्स यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स टू एनहांस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, सो दिस इज़ नाइट्रोजन। नॉन मेटल यूज्ड इन वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस, सो दिस इज़ क्लोरीन। तो यहाँ पे सारे यूजेस बताए हैं कि एक पर्पल कलर का सोल्यूशन होता है जिसे वाउंड्स पे लगाया जाता है एंटीसेप्टिक के रूप में, इसको क्रैकर्स में भी यूज़ किया जाता है। तो ये भी जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मेटल्स और नॉन मेटल्स के हम कुछ और यूजेस लिख सकते हैं अपने एक्सपीरियंस पे बेस्ड। ओके, नाउ लेट्स स्टडी आवर लास्ट विच इज़ अ फैक्ट लाइक थिंग। ओके, तो पढ़ते हैं। क्लास 7 में आपने पढ़ा था कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। ये जो नए सब्सटेंस बनते हैं कहाँ से आते हैं? ये जो है, जो रिएक्शन के स्टार्टिंग में हमारे पास सब्सटेंसेस थे उनसे एकदम अलग होते हैं। पर कभी कभी कोई ऐसा सब्सटेंस होता है जिसे हम केमिकल रिएक्शन से और ब्रेक कर ही नहीं सकते। अब उसको कूल करो, हीट करो, इलेक्ट्रोलाइसिस करो, कोई भी प्रोसेस करो, वो और ब्रेक होता ही नहीं है। और ऐसे कोई हम कहते हैं एलिमेंट, जैसे कि सल्फ़र है, आयरन है, कार्बन है, ये सब क्या है? ये सब है एलिमेंट। और एलिमेंट का जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो होता है एटम। एक एलिमेंट जो होता है उसमें एक ही तरह के एटम्स होते हैं। एंड द एटम ऑफ एन एलिमेंट रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय फिजिकल चेंजेस इन द एलिमेंट। अब उसका साइज़ काटो, शेप काटो, यानी उसके फिजिकल
कोई भी आप उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज करो, उससे इस एटम पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। जैसे कि अगर सल्फ़र की बात करें तो जैसा लिक्विड सल्फ़र के एटम्स है वैसे ही सॉलिड सल्फ़र के होंगे और वैसे ही वेपर सल्फ़र के होंगे, ठीक है। Although we have an infinite variety of substances in the universe, इन यूनिवर्स में अनगिनत तरह के सब्सटेंसेस हैं, पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं जो कि सब्सटेंसेस बनाती है वो लिमिटेड है। अगर हम नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स की बात करें तो 94 से ज़्यादा अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हैं नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स। An important classification of elements is in terms of metals and non-metals, यानी इनका जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो इस बेसिस पे किया गया है कि वो मेटल है या नॉन मेटल है। पर ये जो ज़्यादातर नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं ये मेटल्स होते हैं और बचे हुए या तो नॉन मेटल्स होते हैं या फिर मेटलॉइड्स। तो बोलोगे मैम नॉन मेटल्स तो समझ आ गया, मेटलॉइड्स क्या है? तो मेटलॉइड्स वो होते हैं जिनमें थोड़ी सी मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स और थोड़ी सी नॉन मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो देखना ना भूलें। थैंक यू।